अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। करम फरमाओं का इसरार है कि कहानी हर माह आनी चाहिए। आपकी मोहब्बत और चाहत सर आँखों पर, लेकिन मसला अपने पेशे से इंसाफ का भी है और कुछ मसला रोज़ी रोटी का भी। बंदे का असल काम वकालत है। केस ज़्यादा हो तो लिखने के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए देर आयत दुरुस्त आयत ही ठीक है। जो चीज़ कसरत मिलने लगे वो अपना मज़ा खो देती है। केस की रौदात शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि मैंने अपना दफ्तर तब्दील कर लिया है। जो कारीन मुलाकात करना चाहे वो सब्सटेंस के मार्फत ख़त लिख सकते हैं। अगस्त की एक खुशगवार शाम थी। मैं दफ्तर बंद करके घर जाने का प्रोग्राम बना रहा था। इतने में खुशपोश शख्स उंगली के गिर्द चाबियां घुमाता मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ। वो 35-36 वर्ष का एक आसूदा हाल शख्स था। उसने हल्के रंग का समर कोट पहन रखा था। वो बात करने के बजाय छत का मुआयना करने लगा, गोया वो किसी दफ्तर में नहीं, होटल या तफरीगाह में आया था। आपके दफ्तर में कोई सेक्रेटरी वगैरह नहीं है? वो कुर्सी की पुश्त पर हाथ रखकर बोला। उसका ध्यान बदस्तूर किसी और तरफ था। सेक्रेटरी छुट्टी कर गई है, मैंने कहा। फरमाइए, आप किस सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं? उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय पूछा, आप किस किस्म के वकील हैं? आपको किस किस्म के वकील की ज़रूरत है? मेरा मतलब यह है कि आप क्रिमिनल केसेस में डील करते हैं या सिविल केसेस में, ख़ुसूसन क्रिमिनल और अमूमन सिविल में। आपने तैयब हुसैन मर्डर केस के बारे में अखबार में ज़रूर पढ़ा होगा, उसने कहा। मैं इस केस के सिलसिले में आपकी खिदमत हासिल करना चाहता हूँ। चंद रोज़ कबल में तैयब हुसैन कत्ल केस का अहवाल अखबार में पढ़ चुका था। तैयब हुसैन एक अधेड़ उम्र ताजिर था जिसे मुबैना तौर पर उसके घरेलू मुलाजिम अशरफ ने कत्ल कर दिया था। वाक़ियात के मुताबिक मुलजिम अशरफ तकरीबन 1 साल से तैयब हुसैन के घर खानसामा की हैसियत से काम कर रहा था। मंगल की रात तकरीबन 11 बजे अशरफ ने मुबैना तौर पर तैयब हुसैन की खूबरू बीवी शगुफ्ता तैयब से बदतमीज़ी की। तंदु तेज़ आवाज़ें सुनकर तैयब हुसैन मौके पर पहुंचा तो अशरफ ने सब्जी काटने वाली छुरी से उस पर हमला कर दिया और वो किसी तिबी इमदाद के मिलने से कबल जा बहाक हो गया। अशरफ मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने 12 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुझे इस केस का थोड़ा सा खाका याद है, मैंने कहा। तैयब हुसैन से आपका क्या रिश्ता है? मेरा नाम अली कामरान है। मेरी तैयब हुसैन से कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं आपकी खिदमत मुलजिम अशरफ के लिए हासिल करना चाहता हूँ। ओह, तो आप अशरफ के कोई अजीज़ हैं? नहीं, मेरी अशरफ से भी कोई अजीज़दारी नहीं है। मैं इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उसकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि अशरफ बेगुनाह है। तशरीफ़ रखिए, मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। शुक्रिया, मैं दिन भर बैठा रहता हूँ। अशरफ का मौजूदा वकील कौन है? मैंने पूछा। अशरफ चूँकि खुद वकील करने की ताकत नहीं रखता था, इसलिए हुकूमत ने उसे एक वकील फराहम किया है। सादत अली उसका नाम है। बहुत ही ढीला ढाला आदमी है। मुझे मालूम हुआ है कि वो शगुफ्ता तैयब से भी मिल चुका है। क्या पुलिस ने चालान पेश कर दिया है? मेरा ख्याल है कि अभी चालान पेश नहीं किया। आप केस स्टडी कर लें और सबसे पहले अशरफ की ज़मानत कराने की कोशिश करें। आपकी फ़ीस और दीगर अखराजात मेरी जिम्मेदारी होंगे, लेकिन आप किसी के सामने मेरा जिक्र ना करें। उसने जेब से चेक बुक निकाली और मेज़ पर झुककर चेक लिखने लगा। फ़िलहाल मैं आपको छोटी सी रकम का चेक लिख देता हूँ, बाकी अदायगी वक्तन फ़वक्तन करता रहूँगा। उसने चेक लिखकर मेरी तरफ बढ़ाया। वो छोटी सी रकम का चेक भी खासा बड़ी रकम का था। उसका मतलब ये था कि मेरा मौक्किल काफ़ी आसूदा हाल शख्स था। मैंने चेक तराज में रखते हुए कहा, आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं? फ़िलहाल मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अशरफ बेगुनाह है। तफसीली बात फिर कभी होगी। आप अशरफ से मिलकर उसका बयान तैयार कर लें और उसे कानूनी ऊंच नीच भी समझा दें। बहुत सीधा लड़का है। आजकल अदालती रिमांड पर बॉरिस्टल जेल लांढी में है। उसे भी मेरे बारे में ना बताएं। अगर वो पूछे तो कह दें कि किसी रफ़ाई इदारे ने उसके मुकदमे के अखराजात अदा किए हैं। अगर कत्ल अशरफ ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? आप इस चक्कर में क्यों पड़ते हैं? आपको तो अपने मौक्किल की बेगुनाही साबित करना है, ना कि अदालत को कातिल मुहैया करना है। मैंने शक आमिज़ नज़रों से अली कामरान की तरफ देखा और दिल में सोचा कि इस शख्स का इस मामले से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। कामरान साहब, मैंने कहा, आप अपना पता और फ़ोन नंबर लिखवा दें ताकि अगर मैं खुद ही आपसे मिलता रहूँगा या फ़ोन भी कर लिया करूँगा। कदर तौक़ुफ़ के बाद उसने कहा, जैसा कि आपने अखबार में पढ़ा होगा, पुलिस ने मुलजिम को मौके वारदात से गिरफ्तार नहीं किया और ना ही उसके पास से कोई हथियार बरामद हुआ है। आली कत्ल मकतूल के करीब पड़ा हुआ पाया गया था।
मुलजिम के खिलाफ सिर्फ एक गवाह है और वो है मकतूल की बेवा शगुफ्ता तैयब। और आप जानते हैं कि औरत की गवाही आधी होती है। किसी ने आपको गलत इतला दी है कामरान साहब, औरत की गवाही आधी नहीं होती। मैं शरई गवाही की बात कर रहा हूँ, अली कामरान ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। एक साहिब इल्म शख्स ने मुझे बाकायदा कुरान की आयत पढ़कर सुनाई थी। साहिब इल्म शख्स ने भी गलत नहीं कहा, लेकिन वहाँ भी आधी गवाही का जिक्र नहीं है, बल्कि एक मर्द और दो औरतों की गवाही का जिक्र है। अगर उस गवाही का ताल्लुक कर्ज या लेन देन की तहरीर से है, शर्त यह है कि मर्दों में से दो गवाह बना लो, और अगर दो मर्द ना मिले तो एक मर्द और दो औरतों को गवाह बना लो। बात तो वही हुई, अली कामरान ने कहा। बहरहाल इस शर्त का कत्ल की गवाही से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि अदालत सिर्फ गवाहों पर इन्हिसार नहीं करती। जब केस कत्ल का हो तो सारी बातों को मद्देनजर रखना पड़ता है। मसलन सबसे पहले तो कत्ल के महरुक का तयन करना पड़ता है, वाक़याती शहादतों का जायज़ा लेना पड़ता है, फिर मुलजिम का किरदार और गुज़िश्ता हालात देखे जाते हैं। ओके, वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर रुक कर बोला, सॉरी, आपका नाम क्या है? मिर्ज़ा अमजद बेग, मैंने कहा और अपना कार्ड निकालकर उसे दिया। उसने कार्ड पर सरसरी नज़र डाली और हाथ हिलाकर रुखसत हो गया। अगले रोज़ मैंने मुतलका अदालत में जाकर केस के बारे में मालूमात हासिल की और 3 रोज़ बाद लांडी जेल में मुलजिम अशरफ से मिला। वो 20-21 साल का एक खुश शक्ल और सेहतमंद नौजवान था। जिस्म खासे मजबूत था और कद 6 फीट के करीब होगा। मैंने अपना तारुफ कराया और उसे बताया कि आइंदा उसके केस की पैरवी मैं करूँगा। जैसे आपकी मर्ज़ी जनाब, उसने सादगी से कहा। तारुफ़ी गुफ्तगू के दौरान उसने बताया कि वो मरी का रहने वाला है, 6 जमातें पढ़ा हुआ है, गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, 7 साल से कराची में मुकीम है, कई घरों में काम कर चुका है और सिर्फ 6 माह पहले उसकी शादी हुई है। वारदात वाली रात क्या वाक़या पेश आया था, मैंने पूछा। मैं 1 साल से इस बंगले में काम कर रहा था। साहब मेरे काम से बहुत खुश थे, बेगम साहब भी खुश थीं, लेकिन जब मैंने अपनी बीवी को यहाँ बुलाया है, हालात बहुत बदल गए थे। बेगम साहब ने तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर दिया था। ये तो लंबी बातें मालूम होती हैं, तुम ये बताओ कि मंगल की रात को क्या वाक़या पेश आया था। मंगल की रात को सब ने 8 बजे खाना खा लिया था, वो सोचते हुए बोला। खाने के बाद फरजाना बीबी और नदीम फिल्म देखने चले गए। दरअसल बेगम साहब ने अपने लिए टिकट ख़रीदे थे, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्होंने वो टिकट फरजाना बीबी को दे दिए। ये फरजाना बीबी और नदीम कौन है? फरजाना बीबी तैयब साहब की बेटी है जी, और नदीम उनका शोहर। अशरफ ने बताया। उनके जाने के बाद मैं बावर्ची खाने में जाकर बर्तन धोने लगा। बर्तन धोने के बाद मैं बावर्ची खाना साफ़ किया, बचा हुआ खाना और दूध फ्रिज में रखा और खाना खाकर जाने लगा तो बेगम साहब ने रोक लिया। क्यों रोक लिया? वो कदर तामुल करते हुए बोला, बस जी, उन्होंने कहा कि तुमसे कुछ काम है। फिर क्या हुआ? मैं जी स्टूल पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद बेगम साहब बावर्ची खाने में आई और कहने लगी, चाय बनाओ, मैं अभी आती हूँ। फिर ये भी कहा कि 1 कप अपने लिए भी बना लेना। मैंने 2 कप चाय बनाई और इंतज़ार करने लगा। बेगम साहब काफ़ी देर बाद आई। उन्होंने चाय नहीं पी। 1-2 मिनट बातें करने के बाद स्टोर में चली गई और मुझे भी वहाँ बुलाया। स्टोर की बत्ती बुझी हुई थी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, बेगम साहब ने सांप सांप कहकर मुझे पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। शोर की आवाज़ सुनकर तैयब साहब अपने कमरे से आवाज़ देते हुए भाग आए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाया और इस डर से कि तैयब साहब नाराज़ ना हो, पिछले दरवाजे से भाग गया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। तुम्हें तैयब साहब की नाराज़गी का डर क्यों था? दरअसल तैयब साहब को मालूम था कि मैं काम ख़त्म करके जा चुका हूँ। अगर इनको पता चलता है कि मैं इतनी देर से ख्वामा-ख्वाह वहाँ बैठा हूँ तो वो ज़रूर शक करते और नाराज़ होते। ये बात तुमने पुलिस को बताई थी? पूरी नहीं बताई जी। तुम्हें मालूम है कि बेगम तैयब ने पुलिस को क्या बयान दिया है? नहीं जी, मुझे कुछ नहीं पता। बेगम तैयब ने पुलिस को कहा है कि तैयब साहब को तुमने कत्ल किया है। नहीं जी, बेगम साहब ऐसे नहीं कह सकती, उन्हें सब कुछ मालूम है। ये पुलिस वालों की शरारत मालूम होती है। वो खौफ ज़रा दिखाई देने लगा। मम, मैंने तैयब साहब को कत्ल नहीं किया। तुमने पुलिस को क्या बयान दिया है? वो पहले वाले वकील साहब थे, उन्होंने कहा था कि पुलिस वाले तुम्हें मारे पिटेंगे, इसलिए जिस तरह वो कहें मानते जाना, बाद में अदालत में जाकर मुकर जाना। वकील साहब ने कहा था कि वो मुझे छुड़ा लेंगे, इसलिए मैंने पुलिस की मार के डर से इकबाली जुर्म कर लिया। ये एक बहुत पेचीदा मसला है। मुलजिम पुलिस के सामने जो इकबाली बयान देता है, अदालत उसे ज़्यादा अहमियत नहीं देती। वजह इसकी यह है कि बेशतर बेगुनाह पुलिस के तशद्दुद से घबराकर जुर्म की जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं और अदालत में पहुंचकर मुनहरिफ हो जाते हैं। मुलजिम के इकबाली बयान के साथ अगर काफ़ी शहादतें ना हों तो कोई फ़ायदा नहीं होता। अशरफ मियाँ, अगर तैयब साहब को तुमने कत्ल नहीं किया तो फिर किसने किया है?
क्योंकि तुम्हारा कहना यह है कि स्टोर में तुम्हारे और बेगम तैयब के सिवा कोई और मौजूद नहीं था। ये तो मुझे भी नहीं पता जी। मुझे शबा हुआ कि वो झूठ बोल रहा था। हो सकता था कि उसने तैयब हुसैन को कत्ल किया हो, लेकिन क्यों? इसका मुहर्रिक क्या था? मुहर्रिक समझ में आ रहा था, क्योंकि ऊंची सोसाइटी में गुनाह और सवाब का फ़लसफ़ा कम ही अप्लाई होता है, लेकिन ये मुहर्रिक मेरा दिमाग कबूल नहीं कर रहा था। मैंने सुपरिटेंडेंट जेल से उसके बारे में जाकर पूछा तो उसने तारीफ़ की। कहने लगा कि अशरफ के अंदर इन से गुंडों और बदमाशों वाली कोई बात नहीं देखी। एक कैदी के बारे में जेल सुपरिटेंडेंट की राय बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि वो मुजरिमों को परखने में माहिर होता है। मैं बाहर निकला तो एक बारिश मोहम्मद शख्स मेरे करीब आया और मुझसे पूछने लगा कि क्या मैं अशरफ का वकील हूँ। उसके साथ एक 15-16 साल की देहाती से खूबसूरत लड़की भी थी। उसने भारी किस्म का जोड़ा पहन रखा था और रंगीन चादर ओढ़े हुए थी। मैंने बूढ़े के सवाल का जवाब असबात में दिया और पूछा कि वो कौन है। मैं जनाब अशरफ का मामू भी हूँ और सुसर भी, उसने जवाब दिया। मेरा नाम गुलाम सरवर है और ये मेरी बेटी शाइना है, अशरफ की बीवी। अभी अशरफ ने हमें आपके बारे में बताया है। मैंने ताज्जुब से लड़की की तरफ देखा। उसके तो अभी गुड़िया से खेलने के दिन थे। आपने बहुत जल्दी शादी कर दी अपनी बेटी की, मैंने बेख्तियार कहा। लड़की ने शर्माकर मुंह फैल लिया। वकील साहब, हमारे मुल्क में लड़कियों को जल्दी रुखसत कर दिया जाता है। अगर लड़की की उम्र ज़्यादा हो जाए तो फिर रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर वो असल बात की तरफ आते हुए बोला, ये अशरफ खान किस मुसीबत में फंस गया? ये तो ऐसा लड़का नहीं है। हमने इसको गोदों में खिलाया है। बहुत सीधा लड़का है, यतीम बच्चा है। इसका बाप फौत हो चुका है, 2 बहनें और एक माँ है। आप इसके लिए ज़रूर कुछ करें। जो मेरी ताकत में है वो मैं ज़रूर करूँगा, मैंने कहा। अगर ये बेगुनाह है तो ज़रूर छूट जाएगा। वकील साहब, हम गरीब लोग हैं, गुलाम सरवर ने कहा। हमारे पास दौलत नहीं, लेकिन हम आपकी फ़ीस ज़रूर देंगे। आप अपनी पूरी कोशिश करें। अशरफ की बीवी शाइना मलतजी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। गो मुँह से कुछ नहीं बोली, लेकिन वो सरापे फरियाद नज़र आ रही थी। शायद वो ये समझ रही थी कि अशरफ की आज़ादी मेरे इख्तियार में है। उसकी नज़रें अपने सुहाग की भीख मांग रही थीं। फ़ीस की फ़िक्र ना करें, मैंने कहा। फ़ीस मुझे मिल चुकी है। आप दुआ करें कि अल्लाह बेहतरी करे। मैंने जेब से अपना कार्ड निकाल कर उसे दिया। इस पर मेरा पता और फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। अगर आप कभी मिलना चाहें तो इस पते पर आ जाएं। उसने अपना पता नोट करा दिया। वो महमूदाबाद में रहता था। इस दौरान में शाइना मेरी तरफ देखती रही। उसके चेहरे पर कर्ब और बेबसी पाई जाती थी। जो पैगाम उसकी खामोशी में था वो अल्फाज में नहीं दिया जा सकता था। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम की कमीज़ पर खून के धब्बे मौजूद थे और जिस्म पर खराशों के निशानात पाए गए थे। मकतूल के जिस्म पर छुरी के 4 जख्म और सर पर चोट का एक निशान पाया गया था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मौत सर पर आने वाली चोट के बाइस वाक़ हुई थी। वो चोट या तो किसी ठोस चीज़ से लगाई गई थी या गिरने के बाइस लगी थी। चंद रोज़ बाद अली कामरान ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि शगुफ्ता तैयब मुझे फ़ोन करेंगी। इसे मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ, मैंने पूछा। वो बड़ी बाखबर औरत है, अली कामरान ने कहा। आपके बारे में उसे अशरफ के पहले वकील सारत अली ने बताया होगा। अगर वो आपको घर पर बुलाए और आपकी कुछ खिदमत करना चाहे तो इनकार नहीं करना, लेकिन करें वही जो इंसाफ के मुताबिक हो। क्या मुखालिफ पार्टी से खिदमत कराना इंसाफ के मुताबिक होगा? अरे साहब, इतनी बारीकी में जाना भी अच्छा नहीं होता। अगर कोई ज़बरदस्ती खिदमत करने पर मुयस्सर हो तो उसे मायूस भी नहीं करना चाहिए। कामरान साहब, आपको ये कैसे मालूम हो कि शगुफ्ता तैयब मुझे फ़ोन करेंगी? मैं भी बहुत बाखबर आदमी हूँ बेग साहब, उसने कहा। क्या आपने केस तैयार कर लिया है? कुछ वाक़यात जमा किए हैं। असल केस इस्तिग़ासा का मौक़िफ़ सुनने के बाद तैयार करूँगा। मैं अशरफ से मिल चुका हूँ। उसने जो वाक़या सुनाया है वो तसल्ली बख्श नहीं है, बल्कि वो बयान के इस खिलाफ जाता है। वो मौके पर मौजूद होने का इकरारी है और ये बात भी तस्लीम करता है कि उसकी शगुफ्ता तैयब से हाथापाई हुई थी। केस वाकई पेचीदा है, उसने एतराफ़ किया, लेकिन मुझे यकीन है कि अशरफ बेगुनाह है। अब देखना यह है कि आप कितनी महारत और चाबक दस्ती से केस लड़ते हैं। कामरान साहब, आपको अशरफ की बेगुनाही का इतना यकीन क्यों है? मेरे सवाल के जवाब में उसने फ़ोन बंद कर दिया। 2 या 3 रोज़ बाद दोपहर के वक्त फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ कोई औरत थी। उसकी आवाज़ में तेज़ी और तहक्कुम पाया जाता था। मिर्ज़ा अमजद बेग से बात कराएं, उसने कहा। बात कर रहा हूँ। क्या आप चोर और कातलों की वकालत भी करते हैं? उसने सवाल से ज़्यादा गुस्से का इजहार किया। मोहतरमा, जब तक केस अदालत में होता है उस वक्त तक मुकदमे में माखूज़ शख्स या अशखास को मुलजिम या मुलजमान कहा जाता है, और मुलजिम उसे कहते हैं जिस पर इल्ज़ाम आयद किया गया हो। यानी कानून की नज़र में वो यकीनी तौर पर मुजरिम नहीं होता, लेकिन जब अदालत उसे मुजरिम करार दे देती है तो फिर हमारा उससे कोई वास्ता नहीं रहता। सब कहने की बातें हैं। मैं तो इतना जानती हूँ कि कानून अंधा होता है और अंधे कानून की पैरवी करने वाले भी अंधे होते हैं। मैंने कहा, आप अपना मदा बयान करें। मदा क्या, खाक बयान करूँ? आप फिर कोई लंबी चौड़ी तशरीह पेश करना शुरू कर देंगे।
चलिए तो फिर बात ही ख़त्म हुई, खुदा हाफिज़। ओह मेरे खुदा, आपके अंदर ज़रा भी ज़ौक़ सलीम नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मैं कोई तन्हाई की मारी हुई फातिरुल अकल औरत हूँ, या फ़कत तफरीह और तबाह के लिए आप जैसे मारूफ लोगों को फ़ोन करती हूँ? मैंने ये नहीं समझा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक तन्हाई का जहर औरतों के हिस्से में ज़्यादा आया है। बाय द वे, क्या मैं आपका नाम पूछने की जसारत कर सकता हूँ? मेरा नाम शगुफ्ता तैयब है, उसने कहा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मेरे शौहर के कातिल को बचाने पर क्यों तुले हुए हैं। ओह अच्छा अच्छा, आप शगुफ्ता तैयब हैं, मेरा सलाम कबूल करें। मैं चंद रोज़ पहले मुलजिम अशरफ से मिला था, वो कत्ल से इनकारी है। उसने एक मुख्तलिफ कहानी मुझे सुनाई है। क्या कहानी सुनाई है? ये बात मैं अदालत में बताऊंगा। क्यों अदालत में क्यों बताएंगे? उसकी आवाज़ से परेशानी झलक रही थी। क्या हक पहुंचता है आपको? बेगम तैयब, अदालत में तो कहानियाँ ही सुनाई जाती हैं। एक कहानी मुस्तगीस का वकील सुनाता है और एक कहानी मुलजिम का वकील। जज ये कहानियाँ सुनकर ही किसी नतीजे पर पहुंचता है। अमजद साहब, मैं आपसे रूबरू बात करना चाहती हूँ। बड़ी खुशी होगी, दफ्तर तशरीफ़ ले आएँ। मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, आपको आना पड़ेगा। आप क्यों नहीं निकल सकती घर से? इद्दत थे, उसने कहा। जी मैं समझा नहीं, आपको वकील किसने बना दिया है? एन दाल ते का मतलब भी नहीं समझते? ओह सॉरी, मैंने जल्दी से कहा, इसका मतलब इद्दत से। मैं समझ गया हूँ, आप अपना पता नोट करा दें, किसी दिन फुर्सत निकाल कर ज़रूर हाजिर हो जाऊँगा। उसने पता और फ़ोन नंबर नोट करा दिया, फिर बोली, किसी दिन नहीं, आज शाम को आ जाएं। मैंने डेस्क डायरी पर नज़र डालते हुए कहा, आज तो नहीं, कल किसी वक्त आने की कोशिश करूँगा। आज मेरा अपॉइंटमेंट है। ऐसा नहीं हो कि मैं इंतज़ार ही करती रहूं। फ़ोन करने के बाद मैं सोचने लगा कि जो आवाज़ मैंने सुनी थी वो किसी अधेड़ उम्र औरत की आवाज़ नहीं थी। आवाज़ का ये एकदम मुलाकात पर खुला। अगले रोज़ ग़ुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले मैंने काशाना तैयब की इत्तलाई घंटी बजाई। लम्हा भर के बाद एक 21-22 साल लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा सोगवार था। उसने मेरा नाम और आमद का मकसद पूछा और मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर अंदर चली गई। फिर दूसरे कमरे से उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, शगुफ्ता आंटी, एक वकील साहब आपसे मिलने आए हैं। मिर्ज़ा अमजद बेग नाम बताया है। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। ये वही आवाज़ थी जो मैंने फ़ोन पर सुन चुका था। लड़की ने कहा, बिठा दिया है। अच्छा, शब्बों से कहो कि चाय और कुछ खाने के लिए ले आए। उसके बाद कदमों की चाप सुनाई दी, पर खामोशी हो गई। मैं कीमती सामान से आरास्ता ड्राइंग रूम का जायज़ा लेने लगा। इंतज़ार तवील होने लगा। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट गुजरे, लेकिन कोई शख्स ड्राइंग रूम में जलवा अफरोज़ नहीं हुआ। पता नहीं अंदर क्या हो रहा था। मैं उठकर दीवार पर आविज़ एक तस्वीर का मुआयना करने लगा। चंद लम्हों बाद मुझे अपने अकब से हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने घूम कर देखा तो अल्लाह मेरी तौबा, हल्के रंग की फूलदार कमीज शलवार में मलबूस एक जेट ब्लैक लड़की को वहाँ खड़े पाया। उसकी उम्र 18-19 साल के करीब होगी। नकूश भी अच्छे थे, लेकिन रंग शबे ज़ल्मात की तरह सिया था। अचानक उसके होठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। रंग जितना सिया था, दांत उतने ही सफ़ेद थे। मैंने दिल में कहा, या अल्लाह, क्या ये बेगम शगुफ्ता तैयब है? चाय, लड़की ने ट्रॉली की तरफ इशारा किया। ओह सॉरी, मैंने जल्दी से कहा और सोफे पर बैठ गया। बेगम साहिबा अभी आती हैं, लड़की ने कहा, जब तक आप चाय पिएं। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और वो मुलाजमा थी गोया। तुम यहाँ काम करती हो? मैंने पूछा। जी मैं नौकरानी हूँ, मेरा नाम शबाना है। अच्छा अच्छा, मैंने कहा। बेगम साहिबा ने बहुत देर लगा दी। उनसे कहो कि बेगम साहिबा मेकअप कर रही हैं, आप थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। लड़की को बातें करने का बहुत शौक़ मालूम होता था। बात जारी रखते हुए बोली, आप मेरे रंग के बारे में हैरान हो रहे थे ना? मैं कीनिया की रहने वाली हूँ, दारुल सलाम कीनिया। तैयब साहब पहले कीनिया में बिजनेस करते थे, फिर जब वहाँ गड़बड़ हुई तो पाकिस्तान आ गए। उस वक्त मैं बिल्कुल छोटी सी थी। बहुत अच्छे आदमी थे तैयब साहब, उनकी मौत से बहुत दुख है मुझे। तुम तो बहुत ही साफ़ उर्दू बोलती हो। मैंने उसकी तारीफ़ की। जी शुक्रिया, उसने अंग्रेज़ी में कहा। मैं अंग्रेज़ी भी रवानी से बोल सकती हूँ। मैं मुतासर हुआ। वो ज़हीन लड़की मालूम होती थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि इस वारदात के मुतालिक पूछना चाहिए। तुम अशरफ को जानती हो? मैंने पूछा। जी अच्छी तरह जानती हूँ। कैसा आदमी है? आदमी तो अच्छा था जी, लेकिन उसने बात अधूरी छोड़ दी। वारदात वाली रात तुम कहाँ थी? मैं ऊपर अपने कमरे में थी। शोर की आवाज़ सुनकर नीचे आई तो बेगम साहिबा परेशान फिर रही थी। कभी उधर जाती थी और कभी उधर। मैंने पूछा तो डांट दिया, कुछ बताया नहीं, मगर मुझे बावर्ची खाने से दूर रहने का हुक्म दिया। जब तुम नीचे आई तो घर में और कौन था? मैंने किसी को नहीं देखा। अशरफ कहाँ था? अशरफ भी नहीं था। जब मैं ऊपर जाने लगी तब वो बावर्ची खाना ठीक करके जाने की तैयारी कर रहा था। वो कमरे से बाहर निकल गई। मैं चाय की ट्रे को घूरने लगा। 5 मिनट बाद एक सेहतमंद और पुरकशिश औरत ने कमरे में कदम रखा। उसने साड़ी पहन रखी थी और सुर्ख रंग के बाल पुरपेच स्टाइल में बने हुए थे।
मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसके रेशम की तरह चमकदार बाल सर की असली सतह से कम 4 इंच ऊंचे थे। वो इंतहाई हसीन और दराज कद थी। उम्र उसकी 30 साल से कम होगी। मैं एहतरामन खड़ा हो गया। 4 इंच की एड़ी और बालों के हिल टॉप स्टाइल की वजह से वो कद में मुझसे लंबी दिखाई दे रही थी। आपको ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा, उसने कहा। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कितने घंटों के इंतज़ार को ज़्यादा कहा जा सकता है। मैंने कहा, क्या बेगम तैयब बहुत मसरूफ़ हैं? जी, उसने हैरानी से कहा। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। ओह सॉरी, मैंने जल्दी से कहा। जनाब, मैं हूँ शगुफ्ता तैयब, उसने कहा। तशरीफ़ रखिए। आपने अभी तक चाय नहीं पी? हैरत है, अगर आप चाय पीना शुरू कर देते तो इंतज़ार की आधी खौफ से बच जाते। खैर, लाइए मैं चाय बनाती हूँ। वो सोफे पर बैठ गई और ट्रॉली अपनी तरफ खींच ली। चीनी कितने चमचे? 1, मैंने कहा। उसने चाय बनाकर कप मुझे थमा दिया और बोली, अमजद साहब, आपने अमजद ही नाम बताया था ना? मैंने असबात में जवाब दिया। उसने सिलसिला कराम जारी रखा, अमजद साहब, मैं बहुत साफ को औरत हूँ। लंबी चौड़ी तमहीद बांधने की मुझे आदत नहीं है। मैंने सुना है कि आप काफ़ी ऊंची फ़ीस लेने वाले वकीलों में से हैं, इसलिए मैं समझती हूँ कि एक खानसामा आपकी फ़ीस अदा नहीं कर सकता। आपने ये केस कैसे ले लिया? ये मेरा बिजनेस सीक्रेट है, मैंने जानबूझकर खुश्क लहजे में कहा। मैं उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि मैं उसके हुस्न से मुतासिर नहीं हुआ। आप मतलब की बात करें। आप तो बहुत रूखे तरीके से बात कर रहे हैं, उसने कहा। प्लीज़ आप ऐसा करें कि पहले मुझसे मशवरा फ़ीस ले लें। फ़ीस लेने के बाद भी मैं कोई बेअसूली बात नहीं करूँगा, इसलिए आप अपनी फ़ीस ज़ाया ना करें। आपको मालूम है कि अशरफ ने मेरे शौहर को कत्ल किया है। आप उसके बावजूद। बेगम तैयब, मुझे ये बात कतई मालूम नहीं है कि आपके शौहर को किसने कत्ल किया है। कमाल करते हैं आप भी, उसने कहा। यह बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के सारे अखबारों में खबर छप चुकी है और पुलिस के रिकॉर्ड में भी आ चुकी है। और क्या सबूत चाहिए आपको? बात यह है खातून कि कानूनी सदाकत परखने और इस तरीके को तस्लीम नहीं करता। ये सारी तशहीर आपके बयान के बाइस हुई है, लेकिन मुलजिम का कहना है कि उसने आपके शौहर को कत्ल नहीं किया। और क्या तरीका है सदाकत परखने का? उसने मुतालबा किया। सदाकत शहादतों की रोशनी में परखी जाती हैं। आप अपने वकील की वस्ताद से अपने बयान की हिमायत में शहादतें पेश करें और मुलजिम अपनी सफाई में शहादतें पेश करेगा। फैसला अदालत करेगी। कदर तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चंद बातें पूछना चाहता हूँ। पूछिए जी, वो बोली। मैं चंद रोज़ पहले जेल में मुलजिम से मिला था। उसका कहना यह है कि रात को जब वो काम ख़त्म करने के बाद जाने लगा तो आपने उसको रोक लिया। तो फिर क्या हुआ अगर रोक लिया तो? उसने तेज़ी से कहा। वैसे आपने इसे काम के लिए रोका क्यों था? मैंने सरसरी अंदाज में कहा। घर में 20 काम होते हैं, किसी काम के लिए रोक लिया होगा। वो क्या कहता है? वो तो अजीब ही कहानी सुनाता है। अगर ये कहानी अदालत में बयान की गई तो आपकी बदनामी होगी। वो कदरे परेशान नजर आने लगी, बोली, ये तो गलत बात है। अदालत को दूसरों की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। अदालत मुलजिम को सफाई का पूरा मौका देती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होता। वैसे ये सारा किस्सा कैसे पेश आया था? उस रोज़ हमारा फिल्म देखने का प्रोग्राम था, वो सोचते हुए बोली। हमने एडवांस बुकिंग भी करवा ली थी, लेकिन अचानक तैयब साहब की तबीयत ख़राब हो गई और प्रोग्राम मनसूख हो गया। उन्होंने टिकट फरजाना को दे दिए और वो अपने मियाँ के साथ फिल्म देखने चली गई। फरजाना कौन है? मैंने पूछा। तैयब साहब की यतीम भांजी है, लेकिन वो उसे अपनी बेटी ही कहते हैं। उनके जाने के बाद घर में मेरे और तैयब साहब के अलावा अशरफ और शब्बो रह गए। शब्बो मुराजमा है, उसका पूरा नाम शबाना है। तैयब साहब उसे अफ्रीका से अपने साथ लाए थे। छोटे मोटे कामों से फारिग होकर शब्बो अपने कमरे में चली गई और अशरफ बावर्ची खाने में काम करने लगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने देखा कि वो बावर्ची खाने की बत्ती जल रही है और अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आ रही। मैंने अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं बत्ती बंद करके जाने लगी तो अशरफ स्टोर से निकलकर अचानक मेरे सामने आ गया। मैं चीखने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर तैयब साहब भागे आ गए। अशरफ ने छुरी से उन पर हमला कर दिया और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। क्या मैं आपका बावर्ची खाना देख सकता हूँ? उसने असबात में जवाब दिया और मुझे अपने साथ बावर्ची खाने में ले गई। खासा कुशादा और जदीद बावर्ची खाना था। मैंने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले स्विच बोर्ड की तलाश में नज़र दौड़ाई। वो दाखिल होने वाले दरवाजे के साथ ही था, जबकि स्टोर का दरवाज़ा तकरीबन 12 फीट दूर बाएं तरफ था। स्टोर बावर्ची खाने से किसी कदर छोटा था। उसके अंदर शेल्फ बने हुए थे जिनमें बर्तन और खाने पकाने का मुख्तलिफ सामान रखा था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि जब कोई बत्ती बंद करके बाहर जाने का कसद करेगा तो बत्ती का स्विच ऑफ करते वक्त उसका एक पैर दरवाजे से बाहर होगा। तैयब साहब की लाश कहाँ पड़ी थी? मैंने पूछा। स्टोर के अंदर। उसने अंदर जाकर वो जगह बताई जहाँ लाश पड़ी थी। वो जगह दरवाजे से कम 4 फीट अंदर थी।
स्टोर के अंदर कई भारी बर्तन और बंद डब्बे ऐसे थे जिन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। मैंने एक पूरी जगह का नक्शा अपने जहन में महफूज कर लिया। स्टोर का एक दरवाज़ा पिछली तरफ खुलता था। मैंने उस दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, गालिबन अशरफ इस दरवाजे से निकलकर भागा होगा। जी नहीं, जी हाँ, यही दरवाज़ा था। सॉरी, दरअसल मैं कुछ और सोच रही थी। अशरफ इसी दरवाजे से निकलकर भागा था। इस दौरान मैं शबाना बावर्ची खाने में आई और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। बेगम तैयब, अशरफ का ख्याल है कि कमरे में कहीं से सांप आ गया था जिसे देखकर आपने चीखना शुरू कर दिया था। यहाँ कहाँ से आएगा सांप? एक सी लम्हे किसी अंदरूनी कमरे में टेलीफोन की घंटी बजी। शगुफ्ता तैयब मुझसे माजरत करके अंदर चली गई। मैंने शबाना से मुखातिब होकर पूछा, क्या तुम अली कामरान को जानती हो? ये कौन साहब है? उसने पूछा। मेरा ख्याल है कि साहब तैयब साहब या बेगम तैयब के कोई रिश्तेदार हैं। मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। मैंने उसे अली कामरान का हुलिया बताया। लड़की चूंकि ज़हीन थी इसलिए फ़ौरन समझ गई। बोली, इस हुलिये के एक साहब बेगम साहिबा के रिश्तेदारों में से हैं, लेकिन उनका नाम अली कामरान नहीं है। वो कभी कभी मिलने आते हैं, हर वक्त उंगली पर चाबियां घुमाते रहते हैं। क्या नाम है उनका? मैंने जल्दी से पूछा। इकराम अली नाम है और कस्टम में काम करते हैं। अली कामरान और अकरम अली, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। मिलता जुलता नाम है, सिर्फ नून का फ़र्क है। शबाना ने कहा, पहले बहुत गरीब आदमी थे, अब तो बहुत पैसे वाले हो गए हैं। बेगम साहिबा के कज़न हैं। कहाँ रहते हैं? पहले तो एक मामूली से इलाके में रहते थे, अब सोसाइटी में अपना बंगला ख़रीद लिया है। बंगले का नंबर क्या है? नंबर मुझे मालूम नहीं है, फ़ोन नंबर तो मालूम है, ज़ुबानी याद नहीं। बेगम साहिबा की डायरी में लिखा हुआ है किसी तरह ये नंबर। उसी ने हमें शगुफ्ता तैयब के कदमों की चाँप सुनाई थी और मैं अपनी बात पूरी न कर सका। जी, तो देख लिया आपने जगह? बेगम शगुफ्ता ने अंदर आकर कहा, आइए ड्राइंग रूम में बैठते हैं। मैं उसके साथ वापस जाने लगा, फिर दरवाजे के दरमियान रुकते हुए बोला, आपकी मुलाजमा भी इस रोज़ यहाँ मौजूद थी? क्या उसने भी अशरफ को तैयब साहब पर हमला करते देखा था? ये उस वक्त ऊपर थी, बेगम तैयब ने कहा। जब नीचे आए तो अशरफ जा चुका था। मैंने शबाना से मुखातिब होकर पूछा, अशरफ कैसा आदमी है? लालची, उसने बेसाख्ता कहा। पैसों की खातिर फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा। शट अप, शगुफ्ता तैयब ने उसे डांटा। मौका ब मौका फ़लसफ़ा झाड़ने लगती है। आपकी मुलाजमा खासी ज़हीन मालूम होती है। मैंने ड्राइंग रूम में पहुंचकर कहा, क्या इसे अपने माँ बाप याद नहीं आते? इसके माँ बाप का मामला भी गड़बड़ है, शगुफ्ता तैयब ने कहा। बाज़ वाकिफ़कारों का कहना है कि तैयब साहब ने कीनिया में किसी अफ्रीकी औरत से शादी कर ली थी और ये लड़की उस शादी का तोहफ़ा है। गो तैयब साहब ने इस बात की कभी तस्दीक नहीं की, लेकिन वो इसका बहुत ख्याल रखते थे, मुझे भी ताकीद करते रहते थे। इसी बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये लड़की सेकंड ईयर की तालबा है, घर का काम भी करती है और पढ़ती भी है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इसकी तालीम का सिलसिला ख़त्म कर दूँ। यानी आप इसे सौतेली माँ वाला सलूक करना चाहती हैं? मैंने मज़ाक के रंग में कहा। अगर ये फिसल गई तो कौन जिम्मेदार होगा? जी, कहाँ से फिसल गई? इशारा समझने की कोशिश करें वकील साहब, लड़की ज़ात है, सर पर किसी मर्द की निगरानी नहीं रही। आपको पता ही है कि हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है। ज़्यादा पढ़ लिख गई तो इसके म्यार का रिश्ता कहाँ से लाऊंगी? ज़हीन भी बहुत है और हसास भी है, ख़ुसूसन अपने रंग के बारे में बहुत हसास है। अगर कोई नया आदमी ताज्जुब से उसकी तरफ देखने लगे तो फ़ौरन कहती है, आप मेरे रंग की वजह से हैरान हो रहे हैं, मैं अफ्रीका की रहने वाली हूँ। फिर भी मैंने कहा, आप इसके म्यार की वजह से उसे तालीम से महरूम ना करें। अमेरिका में जो काले लोग किसी ज़माने में ग़ुलाम हुआ करते थे, आज ज़िंदगी के हर शोबे में गोरों का मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि बाज़ शोबों में तो उनसे आगे निकल रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये लड़की अपना रास्ता खुद बना लेगी और उसके अंदर तरक्की करने की सलाहियत मौजूद है। अमजद साहब, क्या आप शादीशुदा हैं? अभी इस नेमत से महरूम हूँ, वो पुरख्याल लहजे में बोली। इस बात सलाहियत लड़की के बारे में क्या ख्याल है? मैं अनजान बन के बोला, मेरा ख्याल है कि लड़की अमेरिका जाकर PhD करेगी। फिर जल्दी से बात का रुख बदला। शुक्रिया बेगम तैयब, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। उसने मुझे रुकने के लिए कहा, अंदर गई और वापस आकर एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। इसमें 100 रुपये के नोटों की झलक नज़र आ रही थी। बोली, ये माशाल्लाह फ़ीस रख लें और ज़रा ख्याल रखिए। मैंने लिफाफे की तरफ हाथ बढ़ाया बगैर कहा, किस बात का ख्याल रखूं बेगम तैयब? मैं केस की बात कर रही हूँ, ज़्यादा बारीकियों में ना जाएं और कोशिश करें कि चंद पेशियों में ख़त्म हो जाए। ये कोशिश तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मशवरा फ़ीस की ज़रूरत नहीं है। रख लिए ना? उसने बड़ी अपनाइयत से कहा, मेरी तरफ से एक अच्छा सूट बनवा लें। कराची वालों के सूट अलमारियों में ही लटके रहते हैं, यह 1-1.5 महीने में सर्दियों का मौसम तमाम हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैं उसकी मायूसी देखे बगैर बाहर निकल गया। उसके बाद मामला तौल पकड़ गया। अशरफ की ज़मानत नहीं हो सकी और पुलिस नामुकम्मल शहादत की वजह से मुकदमे का चलान पेश करने में हेले बहाने करती रही।
इस दौरान में मुझे शगुफ्ता तैयब और इकराम अली के बारे में छानबीन करने का मौका मिल गया। शगुफ्ता इकराम अली के मामू ज़ात बहन थी और वालिदैन की तरफ से बहुत गरीब थी। उसके वालिद एक सरकारी महकमे में असिस्टेंट थे और न्यू कराची में रहते थे। शगुफ्ता 4 बहनों में से सबसे बड़ी थी। बीए पास करने के बाद उसने टाइप और शॉर्ट हैंड सीख ली और एक कमर्शियल इदारे में मुलाजिम हो गई। लेकिन चूँकि होशियार लड़की थी, इसलिए उसे नौकरी से ज़्यादा कई ऐसे पार्टी की तलाश थी जो उसे मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। इसलिए वो किसी भी इदारे में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती थी। तकरीबन 5 साल पहले उसे तैयब हुसैन की फर्म में मुलाजमत मिल गई। उन दिनों में उसकी उम्र 23-24 साल के करीब थी और तैयब हुसैन की उम्र 40 साल के लगभग। शगुफ्ता को जब पता चला कि तैयब हुसैन ने अभी तक शादी नहीं की है, तो उसने निहायत होशियारी से तैयब हुसैन को दाम में लाने की कोशिश शुरू कर दी और बिलाखिर अपने मकसद में कामयाब हो गई। अकराम अली के बारे में मालूम हुआ कि वो शगुफ्ता से बेपनाह मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था। चूँकि रिश्ता बहुत करीबी था और दोनों ख़ानदानों की माली हैसियत भी तकरीबन यकसा थी, इसलिए अकराम अली को पूरा यकीन था कि शगुफ्ता उसकी शरीके हयात बनने से इनकार नहीं करेगी। इन दिनों इकराम अली एमए पास करने के बाद एक प्राइवेट फर्म में क्लर्क की नौकरी कर रहा था। शगुफ्ता से उसकी मुलाकातें भी होती थीं और मुस्तकबिल के प्रोग्राम भी बनाए जाते थे, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि शगुफ्ता ने उसे आखिरी सहारे के तौर पर रोक रखा है और वो दर पर्दा किसी ऊंची पार्टी की तलाश में है। इकराम अली शगुफ्ता की मुलाजमत के सख्त खिलाफ था और उसे रोकता टोकता रहता था, लेकिन औरत जब एक मरतबा घर से बाहर कदम रख देती है तो कोई दीवार उसके रास्ते में हाइल नहीं हो सकती। वो दुनिया की ऊंची ऊंची दीवारें फांदती हुई या तो मंजिल पर पहुंच जाती है या किसी दीवार से गिरकर पैबंद ज़मीन हो जाती है। इकराम अली को जब शगुफ्ता और तैयब हुसैन के बारे में मालूम हुआ तो उसकी गैरत और रकाबत को सख्त चोट पहुंची। उसने पहले शगुफ्ता को समझाने की कोशिश की। जब कामयाबी नहीं हुई तो शगुफ्ता के वालिद यानी अपने मामू को सूरत हाल की संगीनी से आगाह किया। शगुफ्ता के वालिद सिर्फ दफ्तर ही में असिस्टेंट नहीं थे, बल्कि घर में भी असिस्टेंट थे। बीवी के दबदबे की वजह से दब दबा कर रहते थे। शगुफ्ता की माँ बेटी की ढाल बन गई। शोहर को मुखातिब करके कहने लगी, मैं तो सारी उम्र क्लर्क की चथेड़ों में सिसकती रही, अब तुम ये चाहते हो कि बेटियों को भी क्लर्कों के साथ बांध दिया जाए। मैं जीते जी ये नहीं होगा। शाकिर अली, अपने भांजे से कहो कि ज़्यादा उछल कूद ना मचाए। सिंगल पसली का मालिक शाकिर अली बीवी के धमाकेदार बातें सुनकर कोने में दबक गया और चंद हफ्ते के बाद बेटी कारों के जुलूस में रुखसत हो गई। इकराम अली इस जुलूस को देखता रहा और ये महसूस करता रहा कि हर कार के टायर उसे कुचलते हुए जा रहे हैं। उसने वहीं खड़े खड़े फैसला किया कि बहुत थोड़े अरसे में उसके पास भी एक शानदार कार होगी, या वो किसी थर्ड क्लास कार के नीचे होगा। जुस्तजू और कोशिश सच्ची हो तो इंसान ज़रूर कामयाब हो जाता है, चाहे मकसद कितना ही छोटा क्यों ना हो। इकराम अली ने चंद रोज़ सोचने के बाद कस्टम के महकमे को ताक लिया। उसने अंदाज़ा लगाया कि थोड़े अरसे के अंदर कार के ऊपर होने के लिए ये महकमा बड़ा साजगार था, और ये और बात है कि इखलाकी एतबार से बंदा ज़मीन के अंदर धंसता चला जाता है। हाँ तो कारीन, मैं ये बता रहा था कि इकराम अली ने महकमे कस्टम को ताक लिया। उस महकमे में घुसने के लिए उसने बड़ों के पैर पकड़े और छोटों के घुटने छुए। बहरहाल 1 साल के मुसलसल टकरों के बाद उसने इस संगलाक महकमे की दीवार में दरार पैदा कर दी और घुस ही गया अंदर। मजीद 1 साल के बाद वो एक नई कार का मालिक बन गया। अगरचे उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह उसने अपने छोटे भाई के नाम से कराया था, ताहम वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। कुछ अरसे के बाद उसने अपनी बेवफा महबूबा के बंगले के करीब एक बंगला भी खरीद लिया। फिर जब वो शगुफ्ता के घर जाता तो जानबूझकर उसके बूढ़े शोर तैयब हुसैन के साथ बैठता, ताकि उसकी बेवफा महबूबा बूढ़े और जवान का फ़र्क नुमाया तौर पर महसूस करे। वो खासा खुरबुरू और स्मार्ट शख्स था। एक तो इसके अलावा वो अपने लिबास और रख रखाव का भी ख़ास ख्याल रखता था, जबकि तैयब हुसैन इस ताजिर बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था जो लिबास की तराशो खराश और जिस्म की परवाह नहीं करती। उसका पेट किसी माल मस्त सेठ के तना बाहर निकला हुआ था और कोई लिबास उसके जिस्म पर अच्छा नहीं लगता था। शगुफ्ता ने इस फ़र्क को बहुत बुरी तरह महसूस किया और वह अपने साबिक उम्मीदवार की तरफ खिंचना शुरू हो गई, बल्कि उसकी मोहब्बत में जलने लगी। इकराम अली उसकी ये कैफियत देखकर खुश होता और उससे खींचता खिंचा रहता। जब इंसान किसी चीज़ को पाने की कोशिश करे और वो चीज़ बावजूद करीब होने के भी दर्द महसूस हो तो आतिश शौक और ज़्यादा भड़क उठती है। इकराम अली ने अपनी बेवफा महबूबा की आतिश शौक को खूब भड़काया। ओह, मेरा ख्याल है कि मैं बहुत ज़्यादा ही तेज़ जा रहा हूँ। वाक़यात की तरतीब गलत होती जा रही है। बहुत सी बातें जो बाद में मालूम हुई थी वो पहले ही बता दी हैं। बहरहाल कुछ जिक्र केस का भी हो जाना चाहिए। चंद माह के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया। इसके बाद इब्तदाई चंद पेशियों के दौरान
बुनियादी कार्रवाई होती रही। इस अरसे में मुझे चंद अहम बातें मालूम हुई। पहली तो ये कि वारदात वाले रोज़ रात के खाने के बाद इकराम अली शगुफ्ता से मिलने आया था। इसका इंकशाफ तैयब हुसैन की भांजी फरजाना और उसके शौहर नदीम ने किया। जिस वक्त वो गाड़ी में फिल्म देखने के लिए जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने इकराम अली को बंगले में दाखिल होते देखा था। बाद में उसकी तस्दीक शबाना ने भी की, लेकिन अपना नाम जाहिर करने से मना कर दिया। दूसरी बात यह मालूम हुई कि फ़िल्म की बुकिंग भी इकराम अली ने कराई थी। मेरे जहन में सारी बात वाज़ा हो गई थी और मुझे यकीन था कि अदालत में मामले को समझ जाएगी। हर पेशी पर अशरफ की बीवी शायना और उसका बाप गुलाम सरवर ज़रूर मौजूद होते थे। उनके और कुछ भी रिश्तेदार आते थे। मैंने शायना को कभी बात करते नहीं देखा। मैं जब अदालत में आता तो वो पुरइल्तिजा और पुरुम्मीद नज़रों से मेरी तरफ देखने लगती, जैसे कह रही हो कि मेरा सुहाग मुझे वापस दिला दो। वो पढ़ी लिखी नहीं थी और शहर के तौर तरीक़ों से बिल्कुल ना आशना थी। मैं जब भी अशरफ की पेशी पर अदालत में जाता तो वो बरामदे के एक कोने में सुकड़ी सिमटी बैठी नजर आती, बिल्कुल उस पर कटी कबूतरी की तरह जो बिल्ली के खौफ से कोने में दबक कर बैठ गई हो। इब्तिदाई कार्रवाइयों के बाद गवाहों के बयान शुरू हुए। शगुफ्ता तैयब ने कमोपेश वही बयान दिया जो वो पुलिस को दे चुकी थी। वकील इस्तग़ासा ने उसके बयान को मज़ीद मुस्तकिम बनाने के लिए चंद सवालात किए। इसके बाद मैंने अदालत की इजाज़त से उसके पर जर्रा शुरू की। वो कीमती साड़ी में मलबूस थी और जज समेत हर शख्स उससे मुतासिर नज़र आता था। मैंने पहला सवाल किया, बेगम तैयब, मुलजिम अशरफ आपके पास कितने अरसे से काम कर रहा था? तकरीबन 1 साल से, उसने जवाब दिया। उसके काम के औकात क्या थे? कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। वो सुबह काम शुरू करता था और रात के खाने के बाद काम ख़त्म करके जाता था। हाँ, अलबत्ता दोपहर के बाद 3 घंटे की छुट्टी कर लेता था। मज़ीद सवालात के जवाब में उसने बताया कि शुरू में वो बंगले के अंदर ही रहता था, लेकिन बाद में उसकी बीवी आ गई तो उसने अलग रहना शुरू कर दिया। बंगले में कुल कितने अफराद रहते हैं? तैयब साहब की ज़िंदगी में हम कुल 5 अफराद थे, अब 4 रह गए हैं। फिर उसने अफराद के नाम और रिश्ते बताए। उनमें फरजाना, नदीम और शबाना शामिल थे। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता मौसम गर्मा में तैयब साहब की भांजी फरजाना अपने शौहर नदीम के साथ मरी गई थी और अफ्रीकी मुलाजमत शबाना को भी साथ ले गई थी। जी हाँ, याद है। तैयब साहब कितने बजे दफ्तर जाते थे? ज़्यादातर 9 बजे घर से निकल जाते थे और 6 साढ़े 6 बजे वापस आते थे। बेगम तैयब, क्या ये सच है कि आप शादी से पहले तैयब साहब की फर्म में स्टेनोग्राफर की हैसियत से काम कर रही थी? मुझे एतराज़ है, वकील इस्तग़ासा ने फ़ौरन उठकर कहा। अदालत ने एतराज़ मंजूर कर लिया, लेकिन शगुफ्ता तैयब के चेहरे पर बरहमी दिखाई देने लगी। बेगम तैयब, क्या ये सच है कि आपके फूफीजाद भाई इकराम अली वारदात वाली रात आपके घर आए थे? हाँ, आए थे, नहीं आए थे। खातून एक जवाब ने जज ने कहा। मैं इस सवाल का मकसद नहीं समझ सका। वकील इस्तग़ासा ने गवाह की उलझन महसूस करते हुए फ़ौरन एतराज़ उठाया, लेकिन अदालत ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया और गवाह को जवाब देने के लिए कहा। मेरा ख्याल है कि नहीं आए थे, शगुफ्ता तैयब ने उलझन महसूस करते हुए कहा। बेगम तैयब, क्या ये सच है कि इकराम अली, जो आपकी शादी से पहले कबल एक मामूली क्लर्क थे, आपसे शादी के ख्वाहिशमंद थे? अगर वो ख्वाहिशमंद थे तो उन्हें मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम। वकील इस्तग़ासा ने उठकर कहा, जनाब आली, वकील सफ़ाई गैर ज़रूरी सवालात कर रहे हैं। जज ने मुझे बेमकसद सवालात से परहेज़ करने का हुक्म दिया। बेगम तैयब, क्या आपके कज़न इकराम अली अक्सर आपके घर आते जाते हैं? सभी रिश्तेदार आते जाते हैं, यानी आपका जवाब ये है कि वो आते जाते हैं। मैंने कहा, जैसा कि ये बात रिकॉर्ड में मौजूद है कि वारदात वाली रात आपका और तैयब साहब का फ़िल्म देखने का प्रोग्राम था, लेकिन फिर आपने अचानक प्रोग्राम मनसूख कर दिया। इसकी क्या वजह थी? तैयब साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए हमने टिकट फरजाना और नदीम को दे दिए। बुकिंग किसने करवाई थी? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसने एतराज़ किया। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो जवाब दें। मैंने करवाई थी बुकिंग। आपने? ये इकराम अली ने? मुझे याद नहीं रहा। ये तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि फ़िल्म का प्रोग्राम किसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से मनसूख किया गया था। मैं इस सवाल का जवाब दे चुकी हूँ। वारदात वाली रात जब मुलजिम का काम ख़त्म करके जाने लगा तो आपने उसे रोकने के लिए कहा। क्या आप अदालत को बताएंगी कि आपने किस काम के लिए उसे रोका था? मैंने उसे रुकने के लिए नहीं कहा था। बेगम शगुफ्ता, आपने अपने बयान में कहा है कि वारदात वाली रात जब आपने बावर्ची खाने में नज़र डाली तो बत्ती जल रही थी और अंदर कोई नहीं था। आपने बत्ती बंद की और वापस जाने लगी तो अचानक मुलजिम जो स्टोर में छुपा हुआ था बाहर निकलकर आपकी राह में हायल हो गया। क्या आपने भागने की कोशिश नहीं की? कोशिश क्यों नहीं की, लेकिन उसने अचानक ही निकलकर मेरा रास्ता रोक लिया था। तैयब साहब आपके चीखने के कितनी देर बाद वहाँ पहुँच गए थे? चंद सेकंड के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट लगा होगा। तैयब साहब के हाथ में कोई हथियार था या वो खाली हाथ थे? खाली हाथ थे। बेगम तैयब, जैसा कि आप मेरे सवालात के जवाब में बताया है कि गुज़िश्ता गर्मियों के मौसम में तैयब साहब की भांजी
अपने शौहर और मुलाजिमा के साथ मरी गई हुई थी, और ये भी बताया कि तैयब साहब 9 बजे दफ्तर जाते थे और 6 साढ़े 6 बजे वापस आते थे। इस हिसाब से आप तकरीबन 9 घंटे रोज़ाना घर में अकेली होती थी। क्या इस दौरान में कभी मुलजिम ने आपके साथ कोई बदतमीज़ी की थी? अगर वो ऐसी हरकत करता तो मैं उसे फ़ौरन नौकरी से जवाब दे देती। उसने चमक कर जवाब दिया और जवाब देने के फ़ौरन बाद परेशान दिखाई देने लगी। शुक्रिया बेगम तैयब, मैंने कहा, मुझे और कुछ नहीं पूछना। वो रुमाल से पेशानी पोंछती हुई कठेरे से बाहर आई और अपनी सीट पर बैठ गई। दूसरे नंबर पर नदीम को बुलाया गया। वो 25-26 साल का एक खुश इखलाक और नरम मिजाज नौजवान था। उसने मुख्तसर सा बयान दिया। वकील इस्तिगासा ने चंद रस्मी सवालात किए, फिर मेरी बारी आई। नदीम साहब, मैंने कहा, आपने अपने बयान में कहा है कि वारदात वाली रात आप अपनी बीवी फरजाना के हमरा आखिरी शो देखने गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िल्म की बुकिंग दरअसल आपकी आंटी तैयब ने कराई थी। इनका तैयब साहब के साथ फ़िल्म देखने का प्रोग्राम था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने प्रोग्राम मनसूख कर दिया और टिकट आपको दे दिए। क्या आप बता सकते हैं कि किसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से प्रोग्राम मनसूख हुआ था? आंटी शगुफ्ता की तबीयत ख़राब होने की वजह से। क्या आपने जाते वक्त किसी मेहमान को घर में दाखिल होते हुए देखा था? जी हाँ, जिस वक्त हम जा रहे थे तो हमने आंटी की कज़न इकराम अली को अंदर जाते देखा था। उसकी बीवी ने भी उसके बयान की तायद की। अदालत की कार्रवाई ख़त्म होने से पहले मैंने चंद नए गवाहों को मुकदमे में शामिल करके समन भेजने की दरख्वास्त की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। जब मैं बाहर निकला तो SHO ने मुझे रोक कर कहा, आपका जाविया मेरी समझ में नहीं आया, अगली पेशी पर समझ में आ जाएगा, मैंने जवाब दिया। फिर भी कुछ पता तो चले। एक बात बताइए, मैंने कहा, आप जवान और सेहतमंद आदमी हैं, अगर कोई बूढ़ा आदमी आपको पकड़ने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? उसे आराम से परे कर दूंगा, अगर नहीं मानेगा तो हाथ झटक दूंगा। कत्ल तो नहीं कर देंगे ना? क्या मैं पागल नज़र आता हूँ आपको? क्या अशरफ आपको पागल नज़र आता है? मैंने कहा। वकील साहब, जब इंसान के दिमाग पर जुनून सवार हो वो पागल ही हो जाता है। थानेदार साहब, जिसके दिमाग पर जुनून सवार हो वो उस तरह कत्ल करके फ़रार नहीं होता, अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करता है। अशरफ ने तैयब हुसैन को रास्ते से हटाने के लिए कत्ल किया होता तो वो कत्ल के बाद भाग न जाता। और दूसरी बात यह कि जुनून इस शख्स के सर पर सवार होता है जो भूखा हो। ज़रा उधर देखिए, मैंने अशरफ की बीवी शायना की तरफ इशारा किया। कैसी लड़की है वो? उसने ताज्जुब से आंखें झुकाईं। बोला, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, मगर मुझे मालूम नहीं था कि आप इस टाइप का मजाक भी कर लेते हैं। जनाब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ये लड़की मुलजिम अशरफ की बीवी है। ज़रा सोच कर बताइए, जिस शख्स के घर में ऐसी खूबसूरत और मासूम बीवी इंतज़ार कर रही हो, क्या इस शख्स के सर पर ऐसा जुनून सवार हो सकता है? क्या ये वाकई मुलजिम की बीवी है? वो साथ में इस लड़की का बाप है, उसने जाकर पूछ लें। वो लड़की के बाप के साथ जाकर बातें करने लगा और मैं वहाँ से रुखसत हो गया। अगले रोज़ 4 बजे के करीब इकराम अली उंगली पर चाबियां घुमाता हुआ मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ। उसने सफ़ेद पतलून और सफ़ेद कमीज़ पहन रखी थी और ख़ासे स्मार्ट लग रहा था। मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान में प्राइवेट सुराग रसा नहीं पाए जाते, उसने बगैर किसी तोहमत के कहा। उसके लहजे में तलखी पाई जाती थी। अगर कातिल पाए जा सकते हैं तो सुराग रसा क्यों नहीं पाए जा सकते? उसने गहरा सांस लिया। बोला, मैंने आपको फीस इसलिए दी थी कि मैं एक बेगुनाह की मदद करना चाहता था। मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अदल की एक अजीब मिसाल देता हूँ। मसलन ये गिलास रखा है, इसमें पानी है। अगर पानी निकाल दूंगा तो बज़ाहिर गिलास खाली हो जाएगा, लेकिन दर हकीकत खाली नहीं होगा। पानी की जगह हवा ले लेगी। असूल ये ठहरा कि कोई खाना खाली नहीं रहता। हमारे हाथ में जो केस है उसका एक खाना कातिल के लिए मखसूस है। उस वक्त बाकौल आपके एक बेगुनाह शख्स उस खाने में बंद है। इस बेगुनाह शख्स को इस खाने से निकालने के लिए एक कातिल की ज़रूरत है। मैं जिन दलाइल की बिना पर उसे बेगुनाह साबित कर रहा हूँ, वही दलाइल एक दूसरे शख्स को गुनहगार साबित कर रहे हैं। बताइए, मेरा इसमें क्या कसूर है? क्या मैं आपको कातिल नज़र आता हूँ? उसने पूछा। मैंने अभी तक आपको कातिल नहीं कहा, ताहम आपके सवाल पर एक सवाल कर रहा हूँ। क्या कातिल की कोई ख़ास पहचान होती है? जी हाँ, पहचान भी होती है, उसने कहा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरा नाम गवाहों में क्यों शामिल कराया है? मैंने जानबूझकर उसे उसके फर्जी नाम से मुखातिब करके कहा, अली कामरान साहब, आपको किसने गलत इतला दी है? मैंने आपका नाम गवाहों में शामिल नहीं कराया। अलबत्ता इकराम अली नामी एक शख्स का नाम ज़रूर गवाहों में फहरिस्त में शामिल कराया गया है। उसने बाखौर मेरे चेहरे का जायज़ा लिया, फिर बोला, कानूनी नुक्ता नज़र से आप वाकई ठीक कहते हैं, लेकिन बहरहाल आपको ये बात मालूम हो चुकी है कि मेरा नाम इकराम अली है और मैं शगुफ्ता का कज़न हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे किस किस्म के सवालात करना चाहते हैं। फ़िलहाल मैंने कोई सवालनामा तैयार नहीं किया। चलिए, मैं भी इसरार नहीं करता, मुझे यकीन है कि आप समझदारी का सबूत देंगे।
اور ہاں، آپ کو پیسوں کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، ابھی نہیں، میں نے کہا اور دل میں سوچا کہ اب اگر کوئی کمی رہ گئی تو ملزم سے وصول کرنا پڑے گی۔ اس نے جاتے ہوئے کہا، سوالات کرتے وقت ذاتی معاملات کو نہ گھسیٹیے، کوشش کروں گا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا، غالباً اسے اس بات کا صحیح اندازہ نہیں ہوا تھا کہ میرا ٹارگیٹ کیا تھا۔ اگلی پیشی پر میں نے سب سے پہلے اسی کو گواہی کے لیے بلایا، لیکن جب اس نے میرے سوالات کے جواب دینا شروع کیے تو میں دنگ رہ گیا۔ اس نے کسی بات کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس وقت میرا یہ تاثر تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے کہا، اکرام علی صاحب، آپ تقریباً 6 سال قبل نیو کراچی میں رہتے تھے اور اب آپ کے ماموں شاکر علی یعنی بیگم طیب کے والد اپنی فیملی کے ساتھ آپ کے پڑوس میں رہتے تھے۔ مجھے آپ کے بعض عزیزوں کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنی کزن جو اس وقت شگفتہ شاکر کے نام سے مشہور تھی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن شگفتہ کے انکار کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں ہو سکا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ اکثر طیب حسین کے گھر آتے جاتے ہیں؟ جی ہاں، ہر شخص اپنے رشتہ داروں کے گھر آتا جاتا ہے۔ کیا آپ واردات والی رات بھی طیب حسین کے گھر گئے تھے؟ ہاں، گیا تھا۔ کیا کرنے گئے تھے؟ لوگ رشتہ داروں کے گھر میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ جج نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، سوال پر سوال نہیں کریں، صرف جواب دیں۔ جناب، میں ملنے گیا تھا، اکرام علی نے جواب دیا۔ آپ کتنے دیر وہاں رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ بہت پرانی بات ہو چکی ہے، یاد نہیں رہا۔ شکریہ، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ وکیل استغاثہ نے اکرام علی سے چند سوالات کیے، اس کے بعد صفائی کی طرف سے چند اور گواہ پیش کیے، لیکن ان کا ذکر محض توالد کا باعث ہوگا۔ آخر میں میری درخواست پر جب شبانہ کا نام پکارا گیا تو شگفتہ طیب اور اکرام علی بری طرح چونک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ شبانہ چادر میں لپٹی ہوئی باہر ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ اندر لایا اور کٹہرے میں کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ شگفتہ طیب نہایت بے چینی کے ساتھ پہلو بدل رہی تھی۔ جج کی اجازت سے پہلے میں نے چند تعارفی سوالات کیے، پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، مس شبانہ، جس روز طیب صاحب کو قتل کیا گیا اس روز تم کہاں تھیں؟ میں طیب صاحب کے گھر میں ہی رہتی ہوں، اس نے جواب دیا، اور اس روز بھی وہیں تھی۔ اس رات 9 بجے کے بعد جو واقعات پیش آئے تھے، کیا تمہیں ان کی تفصیل یاد ہے؟ جی ہاں، یاد ہے، اس نے جواب دیا، پھر تفصیل بتاتے ہوئے کہا، 9:15 بجے کے قریب فرزانہ باجی اور ندیم بھائی فلم دیکھنے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی اکرام صاحب بنگلے میں آئے اور دروازے میں کھڑے ہو کر شگفتہ آنٹی سے کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ چونکہ دونوں بہت آہستہ بول رہے تھے اس لیے میں ان کی کوئی بات سن نہیں سکی۔ چند منٹ کے بعد اکرام صاحب واپس چلے گئے۔ اس وقت اشرف باورچی خانے میں کام کر رہا تھا۔ میں بھی کچھ دیر تک اس کے ساتھ کام کرتی رہی۔ اس نے باتوں باتوں میں کہا، آج میری بیوی نے جلدی آنے کے لیے کہا تھا، لیکن بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ کام کے بعد رک جانا۔ پھر ہنس کر بولا، آج پھر ان کے سر میں خشکی ہو رہی ہے۔ وکیل استغاثہ ایک دم اٹھ کر بولا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ شبانہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، میں اشرف کی بات دہرا رہی ہوں، مطلب اسی کا معلوم ہوگا۔ بیان جاری رکھو، جج نے کہا۔ میں کچھ دیر تک باورچی خانے میں کام کرتی رہی، پھر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شبانہ نے دوبارہ بیان شروع کیا، سونے سے پہلے میں کبھی کبھی چھت پر ٹہلتی ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کے بعد میں نے اکرام صاحب کو دوبارہ بنگلے کے گیٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ گیٹ کی دونوں بتیاں جو عموماً جلتی رہتی تھیں اس وقت بجھی ہوئی تھیں، بلکہ سامنے کے حصے میں کوئی بھی بتی نہیں جل رہی تھی۔ شگفتہ آنٹی جو شاید گیٹ کے پاس ہی کھڑی تھیں، 2-3 منٹ تک اکرام صاحب سے باتیں کرتی رہیں۔ اکرام صاحب کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے میں اندھیرے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکی۔ بات ختم کرنے کے بعد شگفتہ آنٹی تیز سے چلتے ہوئے اندر چلی گئی اور اکرام صاحب اسٹور کی طرف چلے گئے۔ 15-20 منٹ بعد میرے کانوں میں شگفتہ آنٹی کی چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے چھت کے اوپر سے نیچے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے اشرف نکلتا دکھائی دیا۔ وہ بہت تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں انکل طیب کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہے تھے، کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ ساری بتیاں کیوں بجھی ہوئی ہیں؟ میں ڈرتی ڈرتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، لیکن جب میں نیچے پہنچی تو شور ختم ہو چکا تھا اور آنٹی پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر جاتی تھیں اور کبھی ادھر۔ 5-6 منٹ بعد انہوں نے اپنے کمرے میں جا کر لباس تبدیل کیا اور پھر پولیس کو فون کرنے لگیں۔ اس کا بیان ختم ہوا تو شگفتہ طیب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وکیل استغاثہ نے اٹھ کر کہا کہ نئے گواہوں کے بیانات کا جائزہ لینے کے لیے اسے وقت چاہیے، لہٰذا مقدمے کی سماعت اگلی تاریخ تک کے لیے ملتوی کر دی جائے۔ لیکن میں نے اس پر سخت اعتراض کیا اور کہا کہ چونکہ گواہ مسمات شبانہ بیگم طیب کی ملازمہ ہے اور اس کے پاس پاکستان میں دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس لیے اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ وہ یعنی بیگم طیب اسے منحرف کرنے کی کوشش کریں گی۔ جج نے ان دلائل کی روشنی میں تاریخ دینے سے انکار کر دیا۔ چونکہ گواہوں کے بیانات مکمل ہو چکے تھے اس لیے وکیل استغاثہ نے جج کی ہدایت پر ملزم کے خلاف دلائل پیش کیے اور بعض گواہوں کے بیانات کو چیلنج کیا۔
اس کے دلائل نے عدالت کو زیادہ متاثر نہیں کیا۔ اس کے بعد میری باری آئی۔ میں نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استغاثہ ابھی تک قتل کا کوئی محرک پیش نہیں کر سکا اور صرف بدتمیزی کو سارے کیس کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بنیاد بالکل بے بنیاد ہے۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ ملزم عرصہ دراز سے بیگم طیب کے پاس کام کرتا رہا ہے۔ دن میں اکثر وہ اکیلے ہوتے تھے۔ اگر وہ اس کماش کا آدمی ہوتا تو ان مواقع سے بہتر طور پر فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ واردات والی رات گھر میں بیگم طیب کے علاوہ شبانہ اور طیب صاحب بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ جس آدمی کے 12 گھنٹے کام کیا ہو اور اس کے گھر میں اس کی خوبصورت بیوی انتظار کر رہی ہو، اس کے دل میں اس قسم کا شیطانی خیال پیدا نہیں ہوتا۔ اگر بالفرض اس بات کو مان بھی لیا جائے تو ملزم کو بیگم طیب کے شور مچانے پر وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، یا اگر اس نے بدحواسی میں چھری اٹھا ہی لی تھی تو اس کا وار بیگم طیب پر کرنا چاہیے تھا۔ طیب حسین بوڑھے آدمی تھے اور بیگم طیب کے بیان کے مطابق خالی ہاتھ تھے۔ وہ ملزم پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ جس قسم کی صورتحال استغاثہ نے بیان کی ہے، اس قسم کی صورتحال میں مجرم موقع سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ استغاثہ کے موقف سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب بیگم طیب نے شور مچایا تو ملزم طیب حسین کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ مزاحمت بیگم طیب کر رہی تھی، لیکن اس کے جسم پر چھری کا ایک بھی زخم نہیں آیا۔ اب میں عدالت میں جائے واردات کا مختصر نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں باورچی خانے اور اسٹور کا نقشہ بنا کر لے گیا تھا۔ یہ نقشہ میں نے کھول کر جج کے سامنے رکھ دیا۔ پھر بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، جیسا کہ پولیس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقتول کی لاش اسٹور میں پڑی پائی گئی تھی۔ بیگم طیب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملزم نے اس وقت اس پر حملہ کیا جب وہ باورچی خانے کی بتی بند کر کے جا رہی تھی۔ جیسا کہ اس نقشے میں دکھایا گیا ہے، سوئچ بورڈ دروازے کے ساتھ والی دیوار پر ہے۔ ایسی صورت میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بتی بند کر کے جانے لگتا ہے تو اس کا ایک قدم دروازے سے باہر ہوتا ہے۔ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ملزم اسٹور میں چھپا ہوا تھا۔ اسٹور کا دروازہ باورچی خانے کے دروازے سے باہر 13 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ ہم مزید فرض کر لیتے ہیں کہ جب بیگم شگفتہ نے بتی بند کی تو ملزم اسٹور سے نکل کر اس کی طرف بھاگا۔ ایسی صورت میں انسان اپنی جان بچانے کی جبلی خواہش کے تحت بھاگتا ہے۔ جب بیگم شگفتہ نے تاریک باورچی خانے میں کسی کی موجودگی کو محسوس کیا ہوگا یا کسی کو حملہ آور ہوتے دیکھا ہوگا تو وہ لاشعوری طور پر بھاگ رہی ہوں گی۔ ایسی صورت میں واردات باورچی خانے کے باہر پیش آنا چاہیے تھی، نہ کہ اسٹور میں۔ بیگم طیب نے اپنے پورے بیان میں یہ نہیں کہا کہ ملزم اسے اسٹور میں کھینچ کر لے گیا تھا۔ جناب عالی، معاملے کی اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ اکرام علی جو بیگم طیب کا کزن ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لڑک تھا، اس لیے بیگم طیب نے شادی سے انکار کر دیا اور اپنے دوست طیب حسین سے، جو عمر میں اس سے 20 سال بڑے تھے، شادی کر لی۔ اس کے چند سال بعد اکرام علی کو اچھی ملازمت مل گئی اور اس کے مالی حالات بہت بہتر ہو گئے۔ تب بیگم طیب کو ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ شادی کرنے پر بہت افسوس ہوا۔ اکرام علی نے بھی ہنوز شادی نہیں کی اور جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ وہ بیگم طیب سے باقاعدہ ملتا جلتا ہے۔ دونوں کے دلوں میں محبت کی چنگاری دوبارہ سلگ اٹھی اور انہوں نے طیب حسین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن چونکہ دونوں ذہین آدمی ہیں اس لیے انہوں نے پہلے ایک قربانی کے بکرے کا انتظام کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ قربانی کا بکرا ملزم ہے۔ جناب عالی، ان دونوں نے اپنے منصوبے پر بڑی کامیابی سے عمل کیا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ طیب حسین کی بھانجی اور اس کے شوہر کو راستے سے کس طرح ہٹایا جائے۔ اس لیے اکرام علی نے فلم کے 2 ٹکٹ خریدے اور بیگم طیب نے طے شدہ پروگرام کے مطابق خرابی طبیعت کا بہانہ کر کے دونوں ٹکٹ فرزانہ اور اس کے شوہر کو دے دیے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ طیب صاحب کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے فلم کا پروگرام منسوخ ہوا تھا۔ منصوبے کے مطابق ملزم اشرف کو روکا گیا۔ اس دوران میں جیسا کہ مسمات شبانہ کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ اکرام علی اسٹور میں چھپ گیا۔ پھر بیگم طیب نے اسٹور میں جا کر سانپ دیکھنے کا بہانہ کر کے شور مچایا اور ملزم کو پکڑ کر اس کے جسم پر خراشیں ڈال دیں۔ پھر اپنے شوہر کے پہنچنے سے پہلے ہی اسے چھوڑ دیا اور اسٹور کے پچھلے دروازے سے، جو اسی مقصد کے لیے کھلا رکھا گیا تھا، باہر جانے دیا۔ جیسا کہ شبانہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جب ملزم گیٹ سے نکل رہا تھا تو اس وقت اس نے طیب حسین کی آواز سنی تھی، گویا اس وقت وہ زندہ تھے۔ بعد میں بیگم طیب اور اکرام علی نے مل کر یا دونوں نے میں سے کسی ایک نے طیب حسین کو قتل کر دیا۔ جناب عالی، کوئی وکیل اپنے کسی موکل کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا، لیکن جب معاملہ انصاف کا ہو تو کچھ باتوں کا اظہار کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر یقیناً تعجب ہوگا کہ ملزم اشرف کی پیروی کی فیس اکرام علی نے ادا کی ہے۔ اس نے یہ کہہ کر مجھے ملزم کا وکیل صفائی مقرر کیا تھا کہ اشرف بے گناہ ہے۔
یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو اصل قاتل کو جانتا ہو۔ جناب عالی، ان دلائل کی روشنی میں فاضل عدالت سے گزارش کرتا ہوں کہ ملزم اشرف کی نہ صرف ضمانت منظور کی جائے بلکہ اسے اس مقدمے میں گواہ کی حیثیت دی جائے اور اصل مجرموں کے وارنٹ گرفتاری جاری کی جائے۔ شگفتہ طیب کی بے چینی اور گھبراہٹ دیدنی تھی، لیکن اکرام علی مطمئن بیٹھا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے ایک ہفتے قبل ہی اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی تھی، لیکن عدالت نے شگفتہ طیب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا اور اکرام علی کی ضمانت منسوخ کر دی۔ اشرف کو ضمانت پر رہا کر دیا اور بعد میں اس کا نام گواہوں کی حیثیت سے مقدمے میں شامل کر لیا گیا۔ شگفتہ طیب اور اکرام علی چند روز بعد ضمانت پر رہا ہو گئے۔ اکرام علی نے عدالت میں وعدہ معاف گواہ بننے کی درخواست دی، جو ایک تصویر کی بنیاد پر منظور ہو گئی۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے شگفتہ طیب کے ساتھ مل کر کوئی منصوبہ قتل نہیں بنایا، تاہم اسے شبہ تھا کہ شگفتہ اس قسم کی حرکت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس نے اشرف کی طرح اسے بھی قتل کے معاملے میں ملوث کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اپنی پوزیشن بچانے کے لیے عین موقع پر تصویر اتار لی۔ وہ تصویر اس کیس میں حرف آخر کی حیثیت رکھتی تھی۔ تصویر میں شگفتہ اپنے شوہر پر چھری سے وار کر رہی تھی اور وہ زمین کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ چند روز بعد اکرام علی میرے دفتر میں آیا اور مجھے اپنی محبت کی وہ کہانی سنائی جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ وہ در حقیقت شگفتہ سے اس کی بے وفائی کا انتقام لینا چاہتا تھا اور باقول اس کے کہ وہ انتقام لینے میں کامیاب رہا تھا۔ بعد میں جو لوگ میرا شکریہ ادا کرنے آئے ان میں شبانہ کے علاوہ اشرف اور اس کی بیوی بھی شامل تھے۔ میں نے اشرف سے مذاق کرتے ہوئے کہا، اشرف میاں، تم نے اس گونگی لڑکی سے کیوں شادی کر لی؟ جناب، یہ گونگی نہیں ہے، بولتی ہے، اس نے کہا۔ پھر اپنی بیوی سے کہا، وکیل صاحب کو سلام کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو، اور جناب یہ آپ کے لیے تحفہ بھی لے کر آئی ہے۔ وہ پوٹلی کدھر ہے؟ شبانہ نے مجھے سلام کیا اور ایک رنگین پوٹلی مجھے دی۔ بڑی آہستہ آواز میں بولی، جی یہ میں آپ کے لیے بادام لائی ہوں، آپ کو بہت مغز کھپانا پڑتا ہے۔ میں نے پوٹلی کھول کر دیکھا اور کہا، خوب، اس لیے تم مغز بادام لائی ہو۔ کیس کے بارے میں بتا دوں کہ سیشن کورٹ نے ملزمہ کو سزائے قید دی تھی۔ آج کل یہ کیس اپیل کی بنا پر ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ آخر میں عبدالقیوم شاد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کہانی کی ترتیب و تدوین میں میری مدد کی۔